आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, दही चीनी भी खिलाई। महाराष्ट्र से कौन बनेगा मोदी सरकार में मंत्री, शिंदे, फडणवीस और पवार में बातचीत का दौर जारी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज, नतीजों पर होगा मंथन। केजरीवाल की जमानत पर ईडी ने किया विरोध, जांच एजेंसी ने अपने जवाब में दिए कई तर्क। थप्पड़ कांड के बाद कंगना रनौत के सपोर्ट में सितारे, शेखर सुमन ने कहा महिला कर्मी को सजा मिले। रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर रामोजी राव का निधन, कई दिनों से थे बीमार। गाजा में बढ़ा फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा, अब तक 36,731 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बाइडेन से मांगी माफी, जाने क्यों। चीन की वजह से सस्ता हुआ सोना, एक दिन में इतना कम हो गया भाव। और हमारा फोकस अब भारत, मोनाक पटेल की रोहित सेना को चेतावनी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद केंद्र में सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया, लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को दही चीनी खिलाई। दरअसल भारतीय संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले दही चीनी खाना शुभ माना जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को नियुक्ति पत्र सौंपा। नई सरकार रविवार शाम को शपथ लेगी। कल 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर कवायद जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा उन राज्यों की है जहां बीजेपी के कई सहयोगी हैं और इसमें महाराष्ट्र बेहद अहम है। एनडीए की बैठक के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तैयारी भागीदारी के हिसाब से मंत्रालय बांटने की है और इसके लिए एनडीए में शामिल दलों से लगातार बातचीत चल रही है। मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा चल रही है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी को एक-एक मंत्री पद देने की बात चल रही है। बातचीत के जरिए इस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। होटल अशोक में आज शनिवार की सुबह 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विभिन्न राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और संगठन को मजबूत करने के उपायों पर सुझाव दिया। पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे होटल अशोक में सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों और पार्टी सांसदों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में नियमित जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है। कोर्ट ने ईडी के जवाब को रिकॉर्ड में लिया है और मामले की सुनवाई 14 जून को तय की है। हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के जवाब पर विचार करने के लिए समय मांगा। ईडी ने अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल की एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ कथित चैट को शामिल किया, जिसमें दावा किया गया है कि विनोद चौहान केजरीवाल की हाईकोर्ट जज से मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था।
लोकसभा चुनाव 2024 में धमाकेदार जीत के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ हुई बदसलूकी पर हंगामा मचा हुआ है। मंडी की सांसद बनने के बाद कंगना जब दिल्ली के लिए निकली तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात CISF की महिला जवान कुलविंदर कौर ने एक्ट्रेस को थप्पड़ जड़ दिया। कंगना के साथ हुई बदसलूकी पर कई बॉलीवुड सितारों ने नाराजगी जाहिर की है। अनुपम खेर से लेकर शेखर सुमन तक का कहना है कि कंगना के साथ जो हुआ वो काफी गलत है। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन से एक इंटरव्यू में जब कंगना के साथ हुई बदसलूकी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। शेखर सुमन ने कहा, ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये गैर कानूनी है जो उन्होंने किया है, उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर रामोजी राव का शनिवार सुबह निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे और कई दिनों से बीमार थे। उन्होंने शनिवार तड़के 3:45 पर अंतिम सांस ली। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनकी लगातार बिगड़ रही तबीयत के बाद 5 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामोजी राव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि रामोजी राव के निधन से बहुत दुखी हूं। वह दूरदर्शी थे जो भारतीय मीडिया में क्रांति लेकर आए। उनके योगदान ने पत्रकारिता और फिल्मी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके अथक प्रयासों की वजह से उन्होंने मीडिया और इनोवेशन और एक्सीलेंस को लेकर एक नए मानक तय किए हैं। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 36,731 हो गया है। गाजा स्थित हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया है कि गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले में फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या बढ़कर 36,731 हो गई है, जबकि 83,530 लोग घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली सुरक्षा बलों के हमले से 77 लोगों की मौत हो गई और 221 अन्य को घायल बताया गया है, जिससे पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 36,731 हो गई और 83,530 लोग घायल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से माफी मांगी है। सैन्य सहायता पैकेज में देरी होने की वजह से उन्होंने माफी मांगी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, वॉशिंगटन कीवी के साथ खड़ा है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के साथ 61 अरब डॉलर के सैन्य पैकेज का एग्रीमेंट किया था, जिसे अमेरिका 6 महीने से रोके हुए था। फ्रांस ने नॉर्मंडी में डी-डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैन्य पैकेज में देरी का जिक्र करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि फंडिंग को लेकर क्या होने वाला है। मैं सैन्य पैकेज में देरी के लिए माफी मांगता हूं। अमेरिकी लोग लंबे समय तक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। दुख में भी पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हूं। पिछले कुछ महीनों से सोना और चांदी निवेशकों के लिए फेवरेट बने हुए हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी कई आशंकाओं के चलते सोने की बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे थे। इसमें चीन अगुआ था। वह अपना गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ाता ही जा रहा था। इसके चलते पीली धातु के दामों को पंख लग गए थे और वह ऊंची उड़ान भर रही थी। मगर अब चीन ने सबको हैरान करते हुए सोने की खरीद पर लगाम लगा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार को 2% से ज्यादा की गिरावट आई। अमेरिका के कप्तान मोनाक पटेल को यकीन है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर मिली जीत से उनकी टीम के लिए कई दरवाजे खुलेंगे, लेकिन वह जज्बात पर काबू रखकर भारत के खिलाफ अगले मुकाबले पर फोकस करना चाहते हैं। अमेरिका का सामना 12 जून को भारत से होगा। पटेल ने मैच के बाद कहा है, जीत से मैं खुश हूं। पाकिस्तान को हराना अविश्वसनीय है। हमारा फोकस अब भारत के खिलाफ प्रदर्शन पर होगा। हम जज्बातों के बहाव में बहना नहीं चाहते हैं। हम इस जीत का जश्न मनाकर अगले दिन नए सिरे से वापसी करेंगे। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान को हराकर हमारे लिए कई दरवाजे खुलेंगे। विश्व कप की मेजबानी ही बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ एक टीम के रूप में ऐसे प्रदर्शन से अमेरिका में क्रिकेट के विकास में मदद मिलेगी।